जय गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना। वैसे यही कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो गुरु जी आके हमारा हाथ थामते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, बट लास्ट 23 ईयर्स से मैं यूएस में सेटल हूँ। यूएस में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ। और जब हम पैदा होते हैं तो पेरेंट्स जो फॉलो करते हैं हम भी वही फॉलो करते हैं। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कालका मंदिर दिल्ली में है, बहुत लोगों को मालूम है कालका जी मंदिर। तो हम लोग वहीं जाते थे, मत्था टेकते थे। 1990 में मेरे मॉम डैड जो हैं उन्होंने राधा स्वामी सत्संग फॉलो करना शुरू किया, तो हमने भी उनको ज्वाइन किया, फॉलो करना शुरू किया। लेकिन जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं होता है, हुक्म नहीं होता है और टाइम नहीं आता है, तब तक हम लोग गुरु जी के पास नहीं जा सकते। तो इवन दो मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ और 98 में मैं यूएस आया था, तो गुरु जी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो 2012 में, इवन दो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, तो 2012 में एक मेरा दोस्त है, तो उसने इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और उसने मुझे कहा कि आप मेरे साथ रेस्टोरेंट में बिजनेस में आ जाओ एंड वी विल डू गुड। और मैं टैम्पा सिटी है एक फ्लोरिडा स्टेट में, वहाँ पे रहता हूँ। तो हमने वो रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और मेरे फ्रेंड ने उसमें मेरे को चीट किया और मुझे ऑलमोस्ट $2 लाख का उसमें नुकसान हुआ। तो जितना भी मेरी सेविंग्स वगैरह थी, जितना भी मैंने सेव किया था यूएस में, वो सारा ख़त्म हो गया, बल्कि काफ़ी हैवी डेट्स हो गए मेरे ऊपर। और 2014 में एक मेरी ऑफिस में मेरी नई मैनेजर आई और वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं थी, तो काफ़ी इश्यूज आते थे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी और काफ़ी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस भी थे और हर रोज़ कुछ ना किसी बात पर डिसएग्रीमेंट होता था। तो काफ़ी टेंशन थी। एक तो जितनी सेविंग्स करी थी वो सारी चली गई बिजनेस में और काफ़ी हैवी डेट्स हो गए मेरे ऊपर। और ऊपर से ऑफिस में भी ठीक नहीं चल रहा था, हर रोज़ काइंड ऑफ एक माहौल ठीक नहीं था ऑफिस में, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं बॉस के साथ। और मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफिस जाने का मन नहीं है क्योंकि रोज़ रोज़ टेंशन। तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था मतलब लाइफ में। तो जब सब दोस्त क्लोज होते हैं तो गुरु महाराज हमारे को अपने पास बुलाते हैं। तो बचपन से मैं 3 जो भगवान हैं उनको मैं बहुत मानता था। एक तो शिव जी महाराज की मैं हमेशा बहुत पूजा करता था और गणेश जी महाराज जो उनके बेटे हैं, तो उनको भी मैंने बचपन से हमेशा माना है। और हनुमान जी की मैं सेवा करता था और उनके साथ मैं अच्छे स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड था। और अब देखो तो तीनों ही शिव जी का रूप ही हैं और तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था शिव जी महाराज के साथ। तो 2018 में मैं इंडिया आया अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए मई में, और जून 25 को हमने गुड़गांव जाना था मेरे कुछ फ्रेंड्स को मिलने के लिए और मेरी कज़न सिस्टर को मिलने के लिए। तो मेरी जो भाभी हैं वो दिल्ली रहती हैं, उनकी जो मदर हैं वो 1.5 साल पहले से गुरुजी से जुड़ी हुई थी। तो भाभी का मन था कि जब कभी मैं इंडिया आऊँगा तो मेरे साथ ही बड़े मंदिर जाएंगी। तो उस दिन भी उन्होंने कहा कि हमने गुड़गांव जाना है फ्रेंड्स को मिलने के लिए, तो हम लोग पहले बड़े मंदिर चलते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे वहाँ से। तो मैं कभी भी रिलीजियस प्लेस को जाने के लिए कभी मना नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। तो वहाँ पे हमने कहा ठीक है हम जाएंगे। और मैं 20 ईयर्स में पहली बार इंडिया समर में आया था। मैं कभी समर में नहीं आता हूँ, हमेशा नवंबर दिसंबर में आता हूँ या फरवरी मार्च में आता हूँ जब मौसम अच्छा होता है इंडिया में। तो उस वक्त टेम्परेचर 45-46 डिग्री चल रहा था, जून 25, 2018 की बात है। तो मैं जब निकले हम लोग रास्ते में, तो रास्ते में मेरी भाभी बोली कि वहाँ पे 1 किलोमीटर लंबी लाइन भी होती है, शटल सर्विस भी लेनी पड़ती है, तो देखते हैं आज क्या होता है। और वो मंडे का दिन था और काफ़ी गुरुजी का दिन है तो काफ़ी रश होता है।
तो मैं अब गुरुजी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, कभी देखा भी नहीं है। तो मैं प्रे कर रहा हूँ गुरुजी अगर आप हो तो मेरी गाड़ी प्लीज़ आप कहीं रुकने मत देना, किसी सेवादार को रुकने मत देना, और प्लीज़ मुझे आप लाइनों में मत लगवाना, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर है, मैं पहली बार आ रहा हूँ और मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो आप देखो कैसे गुरुजी सुनते हैं, उनको मालूम था ये पहली बार आ रहा है, और इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी किसी सेवादार ने गाड़ी नहीं रोकी, सीधा जो बड़े मंदिर के बाहर की जो पार्किंग लॉट है उसमें हमारे को पार्किंग की जगह मिली। और जब हम लाइन में भी गए तो वहाँ पे भी आई थिंक ऑलमोस्ट 55-60 पीपल ही थे, संगत ही थी, ज़्यादा नहीं थी उस दिन, और गर्मी बहुत थी, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया। और जैसे हम अंदर गए बड़े मंदिर में, तो जो मेन हॉल रूम है गुरुजी का, सत्संग जो हॉल है जहाँ पे गुरुजी का सिंहासन है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो जो फ्रंट में जो एंक्लोजर है वहीं पे सब संगत बैठी हुई थी, और वहीं पे गुरुजी का स्वरूप था और गुरुजी का सिंहासन था। और कुछ लोग जो थे वो छाया में थे, जो मतलब रूफ के नीचे हैं। हमें रूफ के बाहर जगह मिली, तो मैं, मेरी वाइफ और भाभी, हम तीनों बैठ गए वहाँ पे धूप में। और सोचो आप 45 डिग्रीज में धूप में बैठे हुए हैं और बुरा हाल है। तो 10-15 मिनट मैंने वेट किया। उसके बाद मैंने भाभी से पूछा कि गुरु महाराज कब आएंगे, हम कब तक बैठेंगे यहाँ पे, तो क्या टाइमिंग्स है उनके आने की। तो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जो हैं वो May 31, 2007 को अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके हैं, चोला छोड़ चुके हैं। अब वो ओमनी प्रेजेंट हैं और यहाँ पे विराजमान हैं। आप आँख बंद करके मेडिटेट करिए और आप ब्लेसिंग्स लो उनसे। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आंखें बंद करके मेडिटेट किया गुरु महाराज को, और उस समय इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस था मेरी लाइफ में, लेकिन विद इन लाइक 2 मिनट मुझे ऐसा लगा कि बैठे बैठे वहाँ पे कि किसी ने जो बर्फ़ की भरी हुई बाल्टी होती है, एक आइस कोल्ड बकेट ऑफ वाटर जो है, वो मेरे ऊपर डाल दी। और जो पूरा का पूरा जो मेरा स्ट्रेस था, टेंशन था, वो उसी पानी में बह गया वहाँ पे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 45 डिग्रीज में आप बैठे हुए हो और आपको ऐसा लगे किसी ने आपके ऊपर बर्फ़ की बाल्टी डाल दी, और एकदम आप ठंडे हो जाओ, और एकदम आप जो आपका माइंड है जो एकदम रेस्टलेस था, टेंशन से भरा हुआ था और परेशानियों से भरा हुआ था 2012 से, वो एकदम लाइट हो जाए। तो ऐसी फील मुझे कभी पहले आई नहीं। तो ये मुझे पता लग गया कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं, और ये ऐसी जगह है जो मैं पहले कभी मैंने विजिट नहीं करी। वैष्णो देवी में कई बार गया हूँ, चिंतपूर्णी माता, नैना देवी वगैरह, हरमंदर साहब और नंदेड़ साहब, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी समाये हैं। मेरे कॉलेज के पास में था, मैंने शोलापुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी थी। शिरडी साई बाबा भी गया हूँ, और मतलब बहुत जगह गया हूँ, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो बड़े मंदिर से मुझे उस वक्त मिली, काइंड ऑफ हिला दिया उसने। और मंडे को वहाँ पे समोसा और चाय प्रसाद भी होता है, तो हमने वो चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, उस दिन ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, तो वो लिया, और उसके बाद हम गुड़गांव फ्रेंड से मिले और वापस आ गए। तो ऐसा नहीं, एक चीज़ ये पता लग गई थी फॉर श्योर कि ये बहुत ही पावरफुल जगह है जहाँ पे मैं आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं बना था अभी। तो वापस आने के बाद मैं और मेरा बेटा जो है, हम लोग जुलाई 1 को 2018 में वापस यूएस आ गए अपने ट्रिप के बाद। वाइफ पीछे वहीं पे थी अभी। वापस आने के बाद मेरे को सब ने बताया था कि यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग हैं, जो आप देख सकते हो, जो संगत सत्संग करती है। और तो पहला सत्संग जो मैंने ढूंढा यूट्यूब पे, तो वो जेठरा अंकल का सत्संग आया। आई थिंक मोस्टली संगत जानती है कि जेठरा अंकल कितने ब्लेस्ड हैं, गुरु जी की कितनी कृपा है उन पे। तो वो मैंने सत्संग उनका सुना और मैं हिल गया कि मतलब रियली उनके बेटे को उनका कैंसर ठीक किया गुरुजी ने, और उनको फिर बेबी भी ब्लेस किया। बहुत ही टचिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सत्संग है, और ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर गुरु महाराज की। तो मैंने वो सत्संग कम से कम नहीं तो 10 बार देखा और सुना और उसको फील किया। और उसके बाद दोबारा मैंने कहा चलो मैं और भी सत्संग देखता हूँ। उसके बाद लस्सी आंटी का सत्संग मेरे को मिला, और लस्सी आंटी का सत्संग भी मैंने कम से कम 10 बार देखा। और एक एक जो लाइन वो बताती हैं, जितने प्यार से उन्होंने सत्संग किया है, वो बहुत टच किया मुझे। तो मेरा कनेक्शन बनना गुरुजी से उनके सत्संग के थ्रू शुरू हुआ। और वही कहते हैं कि आपका सत्संग कितनी लाइफ को टच करता है वो गुरु महाराज जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो जेठा अंकल का सत्संग और लस्सी आंटी का सत्संग ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टच किया, और बहुत अच्छा मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ उस समय बनाया। तो
मेरे को फिर एक दिन रात को मैं 11:30 बजे जब लस्सी आंटी का दोबारा सत्संग देख रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सत्संग आप एक बार देखो या 100 बार देखो, आपको हर बार कुछ ना कुछ नया उसमें समझने को और कनेक्ट होने को मिलता है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं टैंपा अभी आया हूँ, तो मैं टैंपा में भी गुरु परिवार होना चाहिए। जब सब कहते हैं हर जगह गुरु परिवार है, तो टैंपा में भी होगा जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैंने मेरी कज़न सिस्टर जो है टोरंटो में रहती है, उनको मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया रात को 11:30 बजे कि मैं पिछले 1 घंटे से गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कि टैंपा में कोई गुरु परिवार है कि नहीं है, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया हूँ। तो उनका मैसेज आता है कि कोई बात नहीं, मैं शिकागो ग्रुप में भी कनेक्टेड हूँ और टोरंटो में भी हूँ, मैं पता करके आपको बताती हूँ। तो 10 मिनट के अंदर उनका मैसेज आ गया कि टैंपा में भी गुरु परिवार है और सत्संग होता है, और उन्होंने मुझे एक आंटी का फ़ोन नंबर दिया। और मैं बहुत खुश हो गया कि चलो गुरुजी का गुरु परिवार है यहाँ पे, और मैं कनेक्ट हो सकता हूँ और सत्संग में जा सकता हूँ और ब्लेसिंग ले सकता हूँ गुरुजी की। तो अब 11:30 बजे अब एक आंटी का फ़ोन नंबर मेरे हाथ में, और मेरे से रहा ना जाए कि मैं उनको फ़ोन करूँ या उनको मैं व्हाट्सएप करूँ और पूछूँ, और डर भी लगे कि आंटी को रात को 11:30 बजे इज़ नॉट अ गुड टाइम टू कॉन्टैक्ट एनीवन, राइट। तो लेकिन गुरुजी का सत्संग सुन रहा था मैं लस्सी आंटी का, तो हिम्मत आई कि व्हाट्सएप मैसेज पे व्हाट्सएप पे चेक करो पहले आंटी ऑनलाइन है कि नहीं। तो मैंने चेक किया, आंटी ऑनलाइन है। मैंने उनको मैसेज किया, तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपको मेरा नंबर कैसे मिला, आप कौन हो। तो फिर मैंने सारी डिटेल्स दी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि महीने में एक बार टैंपा में गुरुजी का सत्संग होता है, जुलाई का हो चुका है, आप अगस्त में ज़रूर आइए, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देती हूँ टैंपा गुरु परिवार में। और अगस्त 2018 में गुरु महाराज ने पहली बार मुझे अपने सत्संग में इनवाइट किया, बुलाया और बहुत ब्लेस किया। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और हम लोग हर महीने जाते रहे सत्संग। और जो डिपार्टमेंट मेरा बहुत ही मतलब जिसमें मेरे बॉसेस से बिल्कुल नहीं बन रही थी, 2018 में गुरु महाराज ने उस डिपार्टमेंट को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि छोटी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्प्लिट नहीं होते हैं, लेकिन आपको पता है कि गुरुजी के पास इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, गुरुजी सब कुछ पॉसिबल करते हैं। तो उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट के 2 डिवीज़न करवा दिए, एक पुराना डिवीज़न और एक नया डिवीज़न। और गुरु महाराज की कृपा से मुझे नए डिवीज़न में मेरा ट्रांसफ़र हो गया बेसिकली, और ट्रांसफ़र हो गया, और जो नए बॉसेस मिले, बहुत अच्छे बॉसेस मिले, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी उनके साथ, सब गुरु महाराज की कृपा। और पिछले 15 साल से मतलब मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ था, और कुछ मेरे एफर्ट्स अप्रिशिएट नहीं होते थे, थिंग्स वर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नवंबर 2018 में गुरु महाराज ने मेरे को प्रमोशन दिलाई, और आई वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत अनबिलीवेबल भी लगा, क्योंकि 15 साल से कुछ अप्रिशिएट नहीं होते थे मेरे एफर्ट्स वगैरह। और गुरु महाराज से जुड़ने के बाद जो है गुरु महाराज ने हमारी डोर अपने हाथ में ली और हमारे को ऊपर उठाना शुरू किया। तो नवंबर 2018 में मेरी प्रमोशन हुई, और उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे शब्दों के साथ जुड़ना शुरू किया। गुरु महाराज से जुड़ने से पहले मैं 24/7 पंजाबी गाने सुनता था। मैं वैसे दिल्ली का बॉर्न बॉटअप हूँ, बट पेरेंट्स पंजाब के हैं, तो पंजाबी लैंग्वेज के साथ भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है मेरा। और गुरु महाराज ने पंजाबी की ट्रेनिंग मेरी नहीं होता है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुरु जी को पता है। तो गुरुमुख पंजाबी पढ़नी और लिखनी और बोलनी, वो ट्रेनिंग मेरी कॉलेज में करवाते थे, जिनका मैं अभी भी शुक्रगुजार हूँ। तो अच्छे से मैं गुरबानी पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ, सब गुरु महाराज की कृपा है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो स्प्लिट हो गया, और मेरी प्रमोशन भी हो गई। तो थिंग्स आर गोइंग रियली वेल। और फिर गुरु महाराज ने मुझे, मैं हर रोज़ सोने से पहले आधा घंटा 40 मिनट शब्द सुनने लगा, और गुरु महाराज मुझे पता नहीं कहाँ से यूट्यूब पे शब्द मेरे को उन्होंने ब्लेस करने शुरू किए, जो कि मुझे इतना टच करते थे, और इतना मेरे को मतलब सोल को मेरे को कहते हैं ना, स्टर करते हैं, हिला देते हैं आपके सोल को। एक एक उनकी जो लाइन है वो समझ में आने लगी, और मेरा बहुत जो प्रीत है, मेरा जो प्यार है शब्दों के साथ, बहुत मेरा स्ट्रांग होना शुरू हो गया। और मैं वो शब्द जो है डाउनलोड करके सेव कर लेता था, और वो शब्द काफ़ी डिफरेंट शब्द हैं, वो सेम शब्द नहीं हैं जो हम मोस्टली सत्संग में सुनते हैं, और पुराने जो गुरुजी के टाइम के शब्द हैं वो नहीं हैं, वो काफ़ी नए शब्द हैं। हम नए शब्द कहते हैं क्योंकि हमने वो पहले सुने नहीं, बट गुरबानी है वो भंडार है शब्दों का, और उसमें हमने कुछ शब्द जरूर सुने हैं सत्संग में जाके, लेकिन क्योंकि बानी बहुत वक्त है गुरबानी, तो गुरु महाराज टच करने लगे, और उन्होंने मुझे टच करना शुरू किया, और वो मैंने स्टोर करने शुरू कर दिया अपने फ़ोन में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि $2 लाख का डेट था मेरे ऊपर, बिजनेस के लॉसेस हो गए थे,
जुलाई 2019 में 1 साल ही हुआ है गुरुजी से जुड़ने के बाद। जुलाई 2019 में मेरे जो सारे लॉसेस थे, सारे डेट्स थे, वो गुरुजी ने जितने भी मेरे ऊपर चढ़े हुए थे लोन्स और डेट्स वगैरह बिजनेस के, वो सारे क्लियर करवा दिए और मेरे को बहुत बड़ी टेंशन से, स्ट्रेस से रिलीव किया। तो 2019 से मैं डेट फ्री हूँ। तो ऐसे मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने आप गुरुजी ब्लेस करने लगे और जो भी परेशानियां थी, स्ट्रेस था, टेंशन थी, उससे बाहर निकालना शुरू किया गुरुजी ने। और कहते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी अपने आप आपके कर्म काटते हैं और नेगेटिविटी दूर करते हैं। तो वैसे ही गुरु महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस करना शुरू किया। फिर मेरा जो बेटा है 2019 में सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, और उसने स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है वो लिया अपना उस सेमेस्टर में, स्प्रिंग सेमेस्टर में 2019 में यहाँ पे टेम्पा में। और बाई चांस बेसिकली उनका जो प्रोफेसर था वो एक बेंगलोर का प्रोफेसर था। और फर्स्ट वो मतलब बेटा मेरा बहुत हार्ड वर्किंग है और स्मार्ट है, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको फर्स्ट टेस्ट में 37 स्कोर आया 100 में से और वो फेल हो गया। तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। तो मैंने उसको बोला कि व्हाट, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते, नया सब्जेक्ट है, कभी कभी टाइम लगता है समझने में। और जैसे एक फादर एक सपोर्ट करता है अपने बेटे को, वैसे मैंने भी सपोर्ट किया उसको। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मेहनत करो और नेक्स्ट टाइम अच्छा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जो है एग्ज़ाम, उसमें 35 आए, तो वो फिर फेल हो गया और फिर बहुत डिसअपॉइंट हो गया। तो जब वो डिसअपॉइंट हुआ तो मैं उसके प्रोफेसर से मिलने गया। मैंने उनको बोला कि प्रोफेसर को कि लाइक आई नो माई सन इज स्मार्ट, और पहले भी आप जितने भी उनके स्कोर्स हैं आप चेक करो कि अच्छे हैं, देयर इज़ सम रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो वो जो प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे बोला कि आपके बेटे को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ड्रॉप आउट कर दो, इसको इस कोर्स से निकाल लो, किसी और कोर्स में डालो, ये इसके बस का नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा सर आई अंडरस्टैंड दैट कि पहले 2 टेस्ट हो गए हैं, इसने बहुत मेहनत करी है, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए आप, और ही विल पिक अप एंड ही विल डू गुड। बेसिकली इसने अभी तक सब सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करता है, ही इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, उन्होंने बोला कि आप इसको ड्रॉप आउट कर दो, इसके बस का नहीं है। तो मैंने उनको वहीं पे कहा ठीक है, इट्स ओके, आई विल वर्क विद माई सन एंड आई विल टेक केयर ऑफ हिम। फिर मैं घर आने के बाद डिसअपॉइंट हो गया, मैंने गुरु महाराज के पास बैठा और गुरु महाराज से प्रे किया कि गुरु महाराज अब कोई और उपाय नज़र नहीं आ रहा है, और 2 बार ये टेस्ट में फेल हो गया, अब इसके पास सिर्फ 3 चांसेस और हैं, और उसमें इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो इसका ही सब्जेक्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब आपको पता है गुरु महाराज, आपके दिल में कोई बात आती है उससे पहले गुरु महाराज जानते हैं। मैंने बेटे को ही बोला कि गुरु महाराज को प्रे करो, इवन दो वो US बॉर्न है तो इतना ज़्यादा इंडियन देवी देवताओं में बिलीव नहीं करता है, बट जब फादर ने बोला है तो बेटा करेगा। तो बेटे ने गुरु महाराज के आगे प्रे किया कि प्लीज़ हेल्प मी, अच्छा स्कोर करना है, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो मेरा बेटा जो है वो इंट्रोवर्ट है, इतना ज़्यादा जल्दी ओपन नहीं होता है लोगों के साथ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उसने फाइंड आउट किया कि कॉलेज में, लाइब्रेरी में कुछ ट्यूटर्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, और उसने फाइंड आउट किया। वो भी गुरु महाराज ने ही पुश किया उसको, नहीं तो अपने दम पे वो नहीं जा सकता था। अगर जा सकता होता तो पहले भी जा वो पढ़ने के लिए ट्यूटर्स के पास, लेकिन कभी जाता नहीं था वो। अपने आप गुरु महाराज ने उसको अपने ट्यूटर्स लाके बात करी, मुझे ऐसी डिफ़िकल्टी है, और उसने ट्यूटर्स के साथ बैठ के मेहनत करी, और जो पहले टेस्ट हैं एक में 37 और दूसरे में 35, तो ही वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। थर्ड टेस्ट में उसके 86 आते हैं 100 में से, जो कि मजाक नहीं है, सब गुरु महाराज की कृपा है। जो बच्चा प्रोफेसर बोल चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट, थर्ड टेस्ट में 86 100 में से नहीं आ सकते हैं, गुरु महाराज की कृपा के बिना वो पॉसिबल ही नहीं था। अब हमें मालूम है कि 2 टेस्ट और हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो फोर्थ टेस्ट में उसके 76 आए और अच्छा परफॉर्म किया। अब फाइनल्स रहे थे, फाइनल्स में पूरा कोर्स आता है, और हमें ये था कि अब अभी इसको 86 चाहिए 100 में से, अदरवाइज इसका सब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, ही वोंट बी एबल टू क्लियर इट। फिर हमने गुरु महाराज से प्रे किया, गुरु महाराज 86 या उसके ऊपर चाहिए, जैसे हम अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हैं वैसे हम भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमारे जो माता पिता हैं वो गुरु महाराज जी हैं कि 86 के ऊपर आने चाहिए गुरु जी, नहीं तो ये सब्जेक्ट इसका रह जाएगा इस बार। तो बेटे ने भी प्रे किया, और जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन वो गया और अच्छे से होके गया, और गुरु महाराज की ब्लेसिंग से 86 नहीं
93 आए उसके 100 में से, और उसने उस क्लास में फाइनल्स में टॉप किया, जो कि प्रोफेसर कहता था इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसके बस का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है, इसको ड्रॉप आउट कर लो। 93 आउट ऑफ 100 उसके आए फाइनल्स में। और उसके बाद उस प्रोफेसर से मेरा बेटा मिला, और उस प्रोफेसर ने बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, यू डिड इट, यू नो माय बॉय, यू डिड इट। सो ही वाज एक्चुअली वेरी प्राउड। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे बेटे ने जब कैलकुलस का सब्जेक्ट लिया, तो इससे पहले कि मैं मतलब इसका रिजल्ट आते, तो मैं वैसे ही मिलने गया प्रोफेसर से, और वो भी एक्चुअली इंडियन था इसके कॉलेज में। तो उनसे मैं मिलने के लिए उनके रूम में गया, और अभी मैंने बात शुरू ही करी थी कि जो मैथमेटिक्स वाला प्रोफेसर है उसका रूम साथ वाला ही था। उसने मेरी आवाज़ सुनी और वो फटाफट उठ के आ गया। और इससे पहले कि मैं अपने बेटे के बारे में इस नए प्रोफेसर को कुछ बताऊं, उसने ही बताना शुरू किया कि शिखर जो है, मेरे बेटे का नाम शिखर है, कि शिखर कुछ बात नहीं करता है क्लास में, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं करता है, अपना काम करता रहता है और बातचीत नहीं करता है, और बहुत ही क्वाइट बच्चा है, लेकिन बहुत स्मार्ट बच्चा है। और एक बार कॉन्सेप्ट उसके माइंड में सेट हो गया तो वो चेंज नहीं होता है। और उसने शुरू में ही फेल्ड इन 2 एग्जाम्स बट ही टॉप द क्लास। और वो प्रोफेसर ही सारी बातें कर रहा है नए प्रोफेसर के साथ जो मुझे करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहा है बिकॉज ही वॉज वेरी प्राउड। उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और बोला कि आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट शिखर अचीव। दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग। ऑल ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु महाराज। गुरु महाराज ऐसी कृपा, ब्लेसिंग्स पूरी संगत पे अपनी करते रहें, हम यही हमेशा प्रे करते हैं। उसके बाद नवंबर 2019 में थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल होता है यूएस में, तो बहुत अच्छी डील आई हुई थी, तो मैंने टिकट बुक करी इंडिया के लिए। और आज फरवरी 3 की टिकट बुक हुई मेरी, और मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि भाई मैं आ रहा हूँ फरवरी में इंडिया 2020 में। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। जनवरी 26, 27 मेरे पेरेंट्स से रोज़ बात होती थी। मेरे डैड मुझे बोलते थे कि हाँ भाई अब तेरे 6 दिन रह गए, अब तेरे 5 दिन रह गए। तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। ऑफिस में काफ़ी टेंशन चल रही थी क्योंकि 2-3 डेटाबेस सर्वर्स क्रैश हो गए थे, एप्लीकेशन क्रैश हो गई थी। तो 29 को गुरु महाराज की कृपा से सारी प्रॉब्लम्स जो थी ऑफिस की सॉल्व हो गई। 29 को जब मैं आया तो बहुत पार्टी मूड में था। बॉस ने भी मेरे को बोला, जो मेरा नया बॉस था, बहुत ही अच्छा बॉस था, तो उसने मुझे बोला कि विकास अब तुम्हारे को ऑफिस नहीं आना है, अब तुम घर जाओ, सामान पैक करो, इंडिया ट्रिप की तैयारी करो, और अब हम जब तुम इंडिया से वापस आओगे तब हम बात करेंगे, गो एंड एन्जॉय योरसेल्फ। तो मैं बहुत खुश था। तो 30 जनवरी 2020 लास्ट ईयर मेरे ब्रदर का भाभी का मेरे को फ़ोन आता है इंडिया से कि डैड इज़ नो मोर। डैड को ऐसे सडन वॉमिट हुआ एंड ही पैस्ड अवे, तो अब तू जल्दी से फटाफट इंडिया आ जा। तो जितना मैं एक्साइटेड था, खुश था, उतना ही मतलब मेरे लिए एक मतलब सैडनेस आ गई कि मैंने सोचा कुछ था कि डैड मॉम के साथ जाके टाइम स्पेंड करूंगा और डैड इज़ नो मोर। तो मैंने फटाफट टिकट बुक करी इंडिया की सेम डे, और मैं फरवरी 1 को इंडिया पहुंचा और सारे रिचुअल्स वगैरह सारे कंप्लीट किए। तो जो एक बहुत अच्छा मेरा ट्रिप था, वो एक बहुत ही सैड ट्रिप हो गया। मैं काफ़ी लो और डिप्रेस बेसिकली, बिकॉज वंस यू लूज योर फादर और मदर, लाइक ये बहुत ही ट्रेजिक रहता है। लेकिन तभी जैसे गुरु महाराज जो हैं वो ही वांटेड टू टेक मी आउट ऑफ ऑल द सैडनेस एंड ऑल द डिप्रेशन बेसिकली। तो मेरी एक राखी सिस्टर हैं इंडिया में, दिल्ली में। तो मेरा बड़ा मन था, मैं गुरु जी से कभी कभी कहता भी था कि गुरु जी मुझे भी आप छोटे मंदिर में बुलाओ, एम्पायर स्टेट, क्योंकि मैं नया था इस साइड में, मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा। तो पता लगा कि एम्पायर स्टेट मंदिर में गुरु महाराज रहते थे, बहुत टाइम रहे हैं, और वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं कभी कभी गुरु जी को कहता था, गुरु जी आप मुझे अपने छोटे मंदिर में कब बुलाओगे। तो मेरी राखी सिस्टर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि वैसे एम्पायर स्टेट मंदिर में सब लोग नहीं जा पाते हैं, आपको पुरानी संगत को जानना होता है और तभी आप जा सकते हैं, और हमेशा खुलता भी नहीं है। तो कहती मैं देखती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, कि कब खुल रहा है ये। तो पता लगा कि 17 Feb 2020 को जो छोटा मंदिर है वो खुला है, और मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे दिल में था, मेरा ड्रीम था छोटे मंदिर में जाना, जहाँ गुरु जी रहते थे। तो अरेंजमेंट हो गया। तो 17 Feb को जब हम गए, जब मैंने शब्द सुनने शुरू करे, तो आई थिंक भाई ओंकार सिंह जी जो हैं वो मेरे फेवरेट रागी हैं, जिनके शब्द मेरे को बहुत पसंद हैं और बहुत टच करते हैं। तो
और भाई सतविंदर सिंह, हरविंदर सिंह भी बहुत फेवरेट हैं, लेकिन भाई ओंकार सिंह मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। तो जैसे ही हम लोग एंटर किए छोटे मंदिर में, तो ऐसा लगा कि वहाँ पे 3-4 संगत खड़ी हुई है परफ्यूम की बॉटल लेके, और रोजेस की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई कि मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस गुरु महाराज की प्रेजेंस वहाँ पे, रोजेस की खुशबू की बता नहीं सकता हूँ मैं। जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद जब मैंने संगत के दर्शन किए और गुरु जी के सिंहासन के दर्शन किए, जो हम स्वरूप में गुरु जी के देखते हैं कि गुरु जी बैठे हुए हैं, वो नज़ारा कुछ और ही है, बयान नहीं कर सकते हैं, वर्ड्स आर नॉट इनफ फॉर दैट। तो वहाँ पे उस समय आई थिंक 100-150 संगत होगी। तो मेरी भाभी को और जो मेरी सिस्टर हैं उनको तो फ्रंट में ही जगह मिल गई बैठने के लिए, लेकिन मुझे गुरु जी कहते हैं सबसे पीछे बैठ जा जाके। तो मैं काफ़ी सबसे ज़्यादा पीछे जाके बैठ गया आराम से, जहाँ पे आई थिंक सारा म्यूज़िक अरेंजमेंट होता है, जहाँ से शब्द प्ले होते हैं। जब मैं बैठा वहाँ पे तो शब्द चल रहे थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी शब्द चलने बंद हो गए। तो मुझे लगा कि अच्छा अब शायद कुछ और चलना है या वो सत्संग स्टार्ट करेंगे शायद, तो उसके लिए थोड़ा ब्रेक है। तो विद इन लाइक 3 मिनट एक रागी एक लाइन है शब्द की, वो आती है और फिर पॉज हो जाती है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि जो ट्रैक होता है उसमें ऐसा होता नहीं, ट्रैक एक बार शुरू होता है सब शब्द का, तो फिर वो स्टार्ट होता तो चलता है, उसके बाद वो दूसरी लाइन बोलते हैं रागी जी और वो फिर रुक जाते हैं, फिर तीसरी लाइन बोलते हैं, और ऐसा तो कोई ट्रैक मैंने सुना नहीं कि ऐसा होता हो। और जब उन्होंने थर्ड टाइम एक लाइन बोली तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि गुरु महाराज को मालूम था कि जो भाई ओंकार सिंह जी हैं जिन्होंने शब्द गाए हैं, सतगुरु दया करे रहम तेरी सुख पाया, दया करो बसो मन आए, वो पाठी जी जो है रागी जी, भाई ओंकार सिंह जी, वो उस दिन स्पेशल सत्संग के लिए एम्पायर स्टेट मंदिर आए थे और उन्होंने 2 घंटे का सत्संग किया, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था गुरु महाराज की तरफ से, क्योंकि मेरे फेवरेट रागी को मैं लाइव अगर सुन रहा हूँ गुरु महाराज की ब्लेसिंग से, तो उससे बड़ा सरप्राइज वो मेरे लिए कुछ नहीं था। तो गुरु महाराज हैं, वो आपकी बात की, आपके मन की छोटी छोटी सी बात जानते हैं, और उनको पता था ये मेरे फेवरेट हैं। वो जो ब्यूटीफुल लाइव सत्संग जो भाई ओंकार सिंह जी का गुरु महाराज ने ब्लेस किया, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। उसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। बहुत ही अमेजिंग और डिवाइन एक्सपीरियंस। और गुरु जी के चरणों में बैठ के अगर आपको लाइव सत्संग सुनने को मिले रागी से जो आपके फेवरेट हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। तो वो हुआ। अभी आई थिंक गुरु महाराज के सरप्राइजेज अभी ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि जब सत्संग फिनिश हुआ उसके बाद, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बार बड़े मंदिर गुरु महाराज ने बुलाया था 25 जून को, तो उस दिन मंडे था, तो उस दिन लंगर नहीं मिला था, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था जयसरा अंकल के भी और आई थिंक लक्ष्मी आंटी के भी कि गुरु जी के टाइम पे और बड़े मंदिर में आज भी जब लंगर प्रसाद होता है तो 3-4 लोग एक ही थाली में खाते हैं गुरु महाराज का प्रसाद। तो मेरे दिल में था कि इस बार बड़े मंदिर जाना है, तो वो 3-4 लोगों के साथ जो लंगर प्रसाद खाने का आनंद है और ब्लेसिंग्स हैं वो मुझे ज़रूर चाहिए। तो एकदम से जब मैं बैठा हुआ था, सत्संग खत्म हो गया, तो पता नहीं था उसके बाद क्या होना है, तो फटाफट ना जो फ्रंट के जो संगत जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पे फटाफट सेवादार आए एम्पायर स्टेट मंदिर में ही, और फटाफट उन्होंने रक्स डालने शुरू किए। और मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो एक साथ में संगत बैठी हुई दूसरी संगत से बात कर रही थी कि आज यहाँ पे स्पेशल लंगर है, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एम्पायर स्टेट मंदिर में हमेशा लंगर नहीं होता है, आज गुरु महाराज का स्पेशल लंगर है और उसी लिए तैयारी करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ। और उन्होंने बोला कि आज 3-4 लोग जैसे बड़े मंदिर में लंगर करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि मेरा एक ड्रीम था कि 3-4 लोगों के साथ लंगर करूँ तो बड़ा मज़ा आएगा, और सुना था कि ये गुरु महाराज ऐसे करते हैं। तो एम्पायर स्टेट में गुरु जी बैठे हैं और एम्पायर स्टेट में करवा रहे हैं, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मेरी जो राखी सिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझे अब बोला आगे आजा, हमने तेरे लिए यहाँ पे जगह रखी हुई है। और मेरी हिम्मत ना हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पीछे बैठा हूँ और मैं अगर आगे जाऊँगा तो पक्का मेरे को संगत पीट डालेगी कि तुम्हारा नंबर लास्ट है, तुम आगे कैसे जा रहे हो।
तो मेरे में हिम्मत नहीं, तो उन्होंने तीसरी बार जब मेरे को बुलाया तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ा, मैंने गुरुजी मेरी जान बचा लेना आज आप, मैं उठ के जा रहा हूँ आगे, संगत मेरे को मारेगी, मेरे को बचा लेना। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उठ के आगे गया हूँ तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और जिन संगत ने हमारा जो है छोटे मंदिर आने के लिए अरेंज किया था विजिट, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और हमने तीनों ने लंगर प्रसाद किया वहाँ पे। और लस्सी आंटी जिनका सत्संग मैंने कम से कम नहीं तो 25 से 30 बार सुना था, और मैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ उनको, और उनके सत्संग से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ, और गुरु जी के साथ और उनके साथ भी। और आप सोचो गुरु महाराज ने क्या एक मेरे को सरप्राइज़ दिया, एक और ब्लेसिंग, बेसिकली सरप्राइज़ नहीं कहूँगा, गुरु जी ब्लेसिंग भी देते हैं हम सबको, ब्लेसिंग कि मेरे सामने जो आंटी जिन्होंने हमें अरेंज किया था वहाँ पे आने के लिए, वो थी ओल्ड संगत, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरी राखी सिस्टर बैठी हुई हैं, और मेरी राखी सिस्टर के साथ में मेरे बिल्कुल फ्रंट में लेफ्ट में लस्सी आंटी बैठे अपना लंगर प्रसाद खा रही हैं। और मैं उनको देखे जा रहा हूँ और इतना खुश हो रहा हूँ कि जिनके सत्संग सुन के मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ, और यहाँ बैठा हूँ मैं, और मेरे सामने बैठ के वो लंगर प्रसाद कर रही हैं छोटे मंदिर में, अपार स्टेट मंदिर में। इट वॉज लाइक आई कैन अनबिलीवेबल, ऐसे कैसे हो सकता है, बट गुरु महाराज सब जानते हैं, ही नोज एवरीथिंग। और ये भी उन्हीं की ब्लेसिंग थी कि वो मेरे सामने बैठ के लंगर कर रही हैं, क्योंकि अगर ये गुरु जी की अगर ये लीला नहीं होती तो हो सकता है कि वो उस दिन छोटे मंदिर नहीं आती हैं, या हो सकता है कि मेरे सामने नहीं बैठती, वो फ्रंट में बैठती हैं, या मैं नहीं देख पाता। लेकिन ये सब गुरु महाराज प्लान करते हैं, ये सब गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं कि वो मेरे सामने बैठ के लंगर कर रही हैं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको जय गुरु जी बुलाऊँ लंगर के बाद भी, और उनको बताऊँ कि मैंने आपके सत्संग 25 से 30 बार सुना है। और हिम्मत नहीं हुई मेरी, क्योंकि उस समय क्योंकि नए जुड़े थे गुरु जी के साथ, पता नहीं था कि आप गुरु जी की संगत जो है आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, किसी से भी बात कर सकते हो। मुझे लगा ये तो बिग शॉट हैं, बिग स्टार हैं, तो मैं कैसे बात करूं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो हम लोग पीछे जाके बैठ गए और हम लोग वेट करने लगे, तो क्योंकि जो आंटी हमारे को लेके गई थी उन्होंने कहा कि मेरे को आपको किसी और से भी मिलाना है, तो हम उनके लिए वेट करने लगे। फिर उनसे हम मिले, आंटी से बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके। तो मेरा ध्यान पड़ा पीछे एक रूम है जहाँ पे लाइन लगी हुई है काफ़ी संगत की, और मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं पहली बार अपार स्टेट मंदिर गया था। तो मैंने जब पूछा आंटी से जो हमारे को लेके गई थी कि आंटी वो रूम के आगे लाइन क्यों है, तो उन्होंने बोला वो गुरुजी का रूम है जहाँ पे गुरुजी सोते थे, मेडिटेट करते थे, जो गुरुजी जहाँ पे रहते थे। और तो वहीं पे वो सबका जो है लाइन इसी लगी है वो गुरुजी के दर्शन करने के लिए रूम के। तो मैंने उनको पूछा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ आप भी कर सकते हो, चलो हम लोग लाइन में लगते हैं। तो हम लोग लाइन में लगे। लाइन में लगने के जब दो लड़कियाँ थी, दो संगत थी हम मेरे आगे, तो सब लोग क्या कर रहे थे कि सब लोग अंदर देखते थे, गुरुजी के रूम के दर्शन करते थे और बाहर से मत्था टेकते थे दरवाजे से, क्योंकि वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी जो अंदर नहीं जाने देती हैं गुरुजी के रूम के। तो वो फिर आप वहीं से मत्था टेक के गुरुजी को जय गुरुजी करके आप आ जाते हो। तो जब दो संगत मेरे आगे रह गई तो एक आंटी जो है वो आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गुरुजी के रूम के अंदर ले गई। और मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये भी पॉसिबल था, लेकिन सब गुरुजी की ब्लेसिंग कि गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया, इनवाइट किया और मुझे बहुत ब्लेस किया कि क्योंकि मेरे सामने अभी 25 जो लोग हैं, संगत है, वो बाहर से मत्था टेके गई, लेकिन गुरु महाराज की असीम कृपा, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स की मुझे अपने रूम के अंदर गुरुजी ने बुलाया और मैं वहाँ पे बैठ गया नीचे और मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। गुरुजी की वाइब्रेशंस उनके रूम में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं कि आप को हैंडल करना मुश्किल होता है। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं वहाँ पे कम से कम 15 मिनट तक मैं रोता रहा नॉन स्टॉप गुरुजी को और शुक्राना करता रहा कि गुरुजी आपने मुझे अपने रूम में बुलाया और आपने इतना ब्लेस किया कि बस मेरे पास वर्ड नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। और मैं रोता रहा। फिर मुझे उठाया, एक जो आंटी अंदर लेके गई थी उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने मुझे सारे चीज़ों के दर्शन कराए, गुरुजी की चोले के और जितियों के और बर्तन जिसमें गुरु महाराज खाते थे, सारा कुछ मेरे को दर्शन कराया और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इनसाइड गुरुजीज रूम। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा पैकेट मेरे हाथ में रखा और मुझे पता नहीं था कि क्या है, क्योंकि मैं गुरुजी से नया जुड़ा था तो मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम है, अभी भी नहीं मालूम है। तो मैंने उनसे फिर पूछा, आंटी ये जो वाइट पैकेट है ये क्या है? तो उन आंटी ने कहा कि ये गुरुजी का हुक्म है आपको सचखंड का प्रसाद देने का, और ये सचखंड का प्रसाद है गुरुजी का। मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई, क्योंकि सचखंड का प्रसाद के बारे में मैंने सुना भी नहीं था और मुझे आइडिया भी नहीं था
उस वक़्त तक, क्योंकि मैंने सिर्फ जेठा अंकल का और लस्सी आंटी का सत्संग ही सुना था, तो सचखंड का प्रसाद गुरु महाराज ने अपने रूम में बुला के मुझे ब्लेस किया। इससे बड़ा मेरे लिए ब्लेसिंग्स और कुछ हो नहीं सकती थी। मेरा फिर और ज़ोर से रोना निकल गया और उन आंटी ने मुझे बहुत हक दिया, बहुत प्यार से मुझे चुप करवाया। और आप ये देखो कि जहाँ पे बाकी संगत को सिर्फ मत्था टेक के बाहर से ही जा रहे थे, मैं गुरु जी के रूम में, गुरु जी के पास 20 से 22 मिनट तक हम लोग अंदर थे और बहुत प्यार दिया, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। और फिर हम लोग बाहर आए और मुझे लगा शायद वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट विज़िट है छोटे मंदिर का। तो लेकिन उन जो आंटी हमारे को उस दिन लेके गई थी, उन्होंने कहा कि आप 20 फरवरी आते यहाँ पे मंदिर में दर्शन के लिए, क्योंकि महाशिवरात्रि का स्पेशल इवेंट है उस दिन। तो मैंने कहा कि आंटी मैं पक्का आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और उस दिन भी गुरु महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली, क्योंकि उस दिन भी बहुत रश था एम्पायर स्टेट मंदिर में 20th of February 2020। और वहाँ पे गुरु जी के सामने बैठने के लिए आपको 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट सबको दे रहे थे वो सेवादार उस दिन, क्योंकि रश बहुत था और सबको ब्लेसिंग्स लेनी है। तो जब हम गए तो हम लोग उन आंटी से दोबारा मिले जो आंटी उस दिन थी वहाँ पे एम्पायर स्टेट में, और हम लोग बैठे, गुरु जी को मत्था टेका हमने। और फिर एक सेवादार आए तो उन्होंने जय गुरु जी किया और कहा कि अब आप प्लीज़ चाय प्रसाद के लिए चलिए। तो हम लोग खड़े हुए, उसी वक्त उन आंटी ने उन सेवादार को बोला कि इनको बैठे रहने दो। तो हम लोग फिर बैठ गए वापस, और मैं रोता जा रहा हूँ, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स लेता जा रहा हूँ, रोता जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे 2-3 मिनट से ज़्यादा बैठने नहीं दे रहे थे संगत को, वहाँ पे हमें एक और मौका मिल गया बैठने का। तो हम लोगों ने बहुत 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 शुक्राना किया गुरु जी का और बहुत एंजॉय किया। उस दिन भी लाइव सत्संग चल रहा था वहाँ पे छोटे मंदिर में। उसके बाद एक दूसरी सेवादार आंटी आई और उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि अब आप प्लीज़ उठिए और आप चाय प्रसाद के लिए चलिए। फिर से वो आंटी आई, उन्होंने फिर से उनको बोला कि नहीं इनको बैठने दो, तो उन्होंने फिर कहा जय गुरु जी आप प्लीज़ बैठिए और गुरु जी ब्लेसिंग दीजिए। हम फिर बैठ गए। तो मतलब इट वाज अनदर सरप्राइज, गुरु महाराज आपको प्यार दे रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं कि तीसरी बार आपको बैठने का मौका मिला बेसिकली। और हम लोग वहाँ पे गुड 22 मिनट्स गुरु जी के हमें ब्लेसिंग दी, दर्शन किए, और उसके बाद चाय प्रसाद लंगर प्रसाद करके घर आ गए। और 21 फरवरी 2020 को हम लोग बड़े मंदिर गए। महाशिवरात्रि का पहली बार मैंने महाशिवरात्रि का इवेंट जो है गुरु महाराज ने बुलाया बड़े मंदिर में और ब्लेस किया। और उस दिन भी बहुत रश था वहाँ पे, 3 घंटे हमारे को लगे लाइन में बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन गुरु जी की अपार कृपा, बहुत बहुत ब्लेसिंग। बिल्कुल गुरु जी की गद्दी के पास मुझे जगह मिली, बिल्कुल फ्रंट में, मैं बिल्कुल सबसे आगे मैं बैठा हुआ था। और उस दिन भी मैं रो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब गुरु जी की वाइब्रेशन हिट करती हैं उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और उस दिन भी वहाँ पे 2 से 5 मिनट से ज़्यादा किसी को बैठने को अलाउड नहीं था। वहाँ पे भी मैंने 25 मिनट गुरु जी के पास बैठा और बस रोता ही रहा, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली गुरु महाराज से। तो जो मेरा एक ट्रिप था इंडिया का, क्योंकि मेरे डैड पास अवे हो गए थे और बहुत ही सैड ट्रिप था, वैसे ही गुरु महाराज ने इतना इतना अपने पास बुला के प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मेरा जो सैडनेस थी वो मैं तो मेरे को उससे बाहर निकालने में गुरु जी का ही हाथ था। गुरु जी की ब्लेसिंग के कारण मैं उस सेटबैक से बाहर निकल पाया उस वक्त में बेसिकली। उसके बाद गुरु महाराज ने जलंधर मंदिर में भी मेरे को बुलाया और ब्लेस किया। और मैंने एक चीज़ नोट करी कि जैसे हम लोग 17 फेब को छोटे मंदिर गए थे, उस दिन रोजेस की बहुत ही स्ट्रांग खुशबू थी। जब हम 20 फरवरी को गए तो उस दिन सैंडल की खुशबू थी, रोजेस की नहीं थी छोटे मंदिर में। और जब हम जलंधर मंदिर गए वहाँ पे भी काफ़ी डिफरेंट फ्रेगरेंस थी गुरु जी की। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपको उस दिन कौन सी फ्रेगरेंस आपको फील करवाते हैं बेसिकली। तो ये पता लग गया कि जैसे सत्संग में सुना था कि रोजेस की फ्रेगरेंस होती है, लेकिन सिर्फ रोजेस की फ्रेगरेंस नहीं होती है। और किसी ओल्ड संगत ने बताया कि गुरु जी की 7 डिफरेंट फ्रेगरेंसेज होती हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपको कौन सी वो फ्रेगरेंस आपको फील करवाते हैं। और मैंने फिर काफ़ी लोगों से सुना था, सुखी आंटी और सुखमनी आंटी जो हैं, सुखमनी आंटी ने बुक भी लिखी है सरचार्ज विद डिवाइन लव, जो सब संगत पढ़ती भी है। और उसमें उन्होंने पूरा अपना लाइफ का जो मोमेंट स्पेंड किए गुरु महाराज के साथ उन्होंने लिखी। तो एक्चुअली मेरा बहुत मन था कि कभी उनसे मुलाकात हो।
तो एक मेरी भाभी को एक संगत मिली जिन्होंने हमारी उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई। सुखी आंटी और सुखमनी आंटी जो हैं वो चंडीगढ़ रहती हैं, तो हम लोग चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ उनसे मिले और उन्होंने जनरली वो 2 से ढाई घंटे सत्संग करती हैं गुरु संगत के साथ। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करती हैं। लेकिन जिस दिन हम लोग गए, गुरु महाराज की बहुत ब्लेसिंग, बहुत ही ज़्यादा कृपा। 6.5 घंटे नॉन स्टॉप सुखी आंटी और सुखमनी आंटी ने सत्संग किया हमारे साथ। और जब हम गए उन्होंने चाय प्रसाद दिया जाते ही। उसके बाद आपको सबको मालूम है कि सुखी आंटी और सुखमनी आंटी की लंगर की ड्यूटी होती थी। गुरुजी का लंगर प्रसाद वही बनाती थी, चाय प्रसाद वही बनाते थे। और सुखी आंटी ने बहुत ही प्यार के साथ लंगर प्रसाद भी तैयार किया और हमें लंगर प्रसाद भी खिलाया अपने घर। और हम लोग 12 बजे करीब पहुँचे थे दोपहर को और 4 साढ़े 4 बजे उन्होंने फिर से हमारे को चाय प्रसाद दिया। और ऑलमोस्ट आई थिंक 6:30 बजे, पौने 7 बजे शाम को हम लोग उनके घर से निकले। 6.5 घंटे का नॉन स्टॉप सत्संग, ऐसा लगा कि बस हमारा बाहर वापस उनके घर से निकलने का मन ही नहीं था। तो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा वो भी। तो ऐसे गुरु महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस कर दिया। और फिर जो लस्सी आंटी जिनसे तो मैं इतना कनेक्टेड था, एक न्यूजर्सी में आंटी हैं, उनके थ्रू हमने अपने घर में जब अक्टूबर में सत्संग किया लास्ट ईयर, तो लस्सी आंटी ने लाइव सत्संग किया। और लाइव सत्संग से पहले लस्सी आंटी से एक बार बात करी मैंने कि कैसे सारा प्लान करना है। और उनको मैंने बताया फिर सारा इंसिडेंट की 17 फरवरी 2020 को आप छोटे मंदिर आए थे और आप मेरे सामने बैठ के ही लंगर प्रसाद कर रहे थे और मेरे में हिम्मत नहीं हुई आपको जय गुरु जी बोलने की। और वो इतना हंसी और उन्होंने बोला कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपको जय गुरु जी करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, मेरे को मिलना चाहिए था। और बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे दिल्ली ज़रूर आना है मेरे से मिलने के लिए। और बहुत खुश हुई और बहुत प्यारा सत्संग किया उन्होंने। और आप देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब हमारे घर में सत्संग होगा तो लस्सी आंटी सत्संग करेंगी। ये सब गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। और अक्टूबर 11, 2020 लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरी मॉम को गुरु महाराज ने नई लाइफ। अक्टूबर 11 को मेरी मॉम ने सुबह रात को 2 बजे के करीब गुरु अपना मंत्र जाप कर रही थी वो, तो उनको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो 4 बजे उन्होंने अपनी मेड को फ़ोन करके बोला कि मुझे आके चाय बना दो, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैं कि मैं लेकिन मैं सुबह आके जब आऊँगी तो आपको चाय बना दूँगी। तो मेरी मॉम को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा, जो मेरा ब्रदर है, वो द्वारका रहता है दिल्ली में, तो थोड़ा मतलब आधा घंटे की ड्राइव है मेरी मॉम के घर से। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा सुबह 6:30 बजे उठता है, तो उनको आप बता देना कि मैं ठीक नहीं हूँ और मेरे को चाय बना के पिलाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है और बात ख़त्म हो गई। लेकिन 15 मिनट के बाद मेड को लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरी मॉम को फ़ोन किया तो मॉम ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने 15-20 फ़ोन किए। वो बहुत डर गई बेसिकली मॉम कि मॉम फ़ोन नहीं उठा रही हैं और ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने मेरे ब्रदर को सुबह 5 बजे फिर फ़ोन किया। और उस टाइम मैं अपनी भाभी से बात कर रहा था। बेसिकली वो थोड़ा लेट ही सोती हैं क्योंकि मैं यहाँ पे यूएस में और उनकी डॉटर जो है वो टोरंटो में स्टडी कर रही थी। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मॉम को देखने के लिए। तो मॉम को जब देखने गए तो मॉम को देखा तो मॉम अनकॉन्शियस थी, उनको वो बेहोश थी बेसिकली। और कब से बेहोश थी हमें पता नहीं। तो काफ़ी उनको उठाने की कोशिश करी, बट वो टोटली अनकॉन्शियस थी, बेहोश थी। तो फटाफट मेरा जो ब्रदर है वो आईसीयू में लेके गया, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था मेरी मॉम को। और उसके बाद डॉक्टर ने उनको सारे टेस्ट वगैरह किए, कोविड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, और एमआरआई वगैरह किया। तो एमआरआई की रिपोर्ट आने में 24 आवर्स लगते हैं। बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, ईकेजी वगैरह सब नॉर्मल थी, लेकिन मॉम अनकॉन्शियस थी, मॉम बेहोश थी। ये मंडे था अक्टूबर 11 को। तो ट्यूसडे को उनको थोड़ी सी होश आई। तो डॉक्टर ने कहा उनको कि अपनी राइट लेग और राइट हैंड उठाने के लिए, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग हिलाने के लिए। लेकिन लेफ्ट लेग वॉज ओके, मूवमेंट सब कुछ ठीक थी लेफ्ट साइड में, बट राइट साइड में मूवमेंट नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर जब एमआरआई की रिपोर्ट आई ट्यूसडे को, तो उसमें था कि मॉम के ब्रेन में से ब्लड क्लॉट पास हुआ है और ब्लड क्लॉट पास होने के कारण उसने पैरालिटिक अटैक कर दिया है राइट साइड में मॉम को। तो जब हमें पता लगा कि पैरालिटिक अटैक है तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। यहाँ पे यूएस में था मैं उस समय। तो फिर डॉक्टर ने जब दोबारा थोड़ा सा उनको होश आया, दोबारा उन्होंने बोला कि मॉम को कि राइट आर्म, राइट बाजू उठाओ, राइट लेग उठाओ, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं थी।
तो जब डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया 2 बार ट्यूसडे को कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है और ये पैरालिटिक अटैक है इनको, और इसकी फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, और कब तक ठीक होगा कुछ नहीं कह सकते हम पैरालिटिक अटैक का। तो यहाँ पे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, और यहाँ पे मैं गुरु महाराज को प्रे कर रहा था कि गुरु जी आप प्लीज़ मॉम के साथ अनसंग रहिए, और गुरु जी आप मॉम को ब्लेस कीजिए। मैं 2 सेटबैक 1 साल में नहीं हैंडल कर पाऊँगा, क्योंकि जनवरी में मेरे डैड जो हैं ही पैस्ड अवे, और अभी अक्टूबर में मॉम का पता लग रहा है पैरालिटिक अटैक हो गया है, और शी विल बी ऑन द बेड बेसिकली, बिकॉज अगर मूवमेंट नहीं है तो यू विल बी ऑन द बेड फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि मैं गुरु महाराज मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा इन सब चीज़ों को, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए। तो इंडिया में दिल्ली में एक आंटी हैं जिनको गुरुजी से टेलीपैथी होती है, तो उन्होंने यहाँ पे एक और मेरी राखी सिस्टर हैं, तो जैक्सनविल रहती हैं वो फ्लोरिडा में, तो उनके थ्रू मेरे को मैसेज आया कि गुरु महाराज ने उनको सेम वर्ड्स बोले जो मैं यहाँ गुरु महाराज से मैं कर रहा था। उन्होंने बोला कि यदि मॉम दी ब्रेन से ब्लीडिंग हुई थी, काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, वो मैं रोक दी है, लेकिन यदि मॉम दा हाले भी जरा है वो बचना मुश्किल है। ते अगर यदि मॉम नू कुछ हो गया तो ये हैंडल नहीं कर पाऊगा, क्योंकि पहला ये डैड चले गए, हुण यदि मॉम नू भी अगर कुछ हो गया तो ये हैंडल नहीं कर पाऊगा, ये टूट जाएगा। तो ये मैसेज जो हैगा वो उन्होंने दस दे कि मॉम दा क्रिटिकल कंडीशन है, बचना मुश्किल है। ये गुरुजी ने आंटी को मैसेज दिया, और तो आंटी का भी मुझे डायरेक्ट फ़ोन आया व्हाट्सएप पे, और उस समय ट्यूसडे इवनिंग थी मेरे यहाँ पे, तो वो अमृत वेला शायद कर रही थी उस समय जब उनका कॉल आया मेरे को। तो मैं उस समय कड़ा प्रसाद बना रहा था गुरुजी के लिए, सत्संग की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मैं अरदास करी जा रहा था गुरुजी से कि मेरी मॉम को ब्लेस करो प्लीज़, मेरी मॉम को आपने टेक केयर करना है, आप ही सब कुछ है हमारे, आप ही को सब कुछ करना है। और मैंने शब्द गुरबानी लगा रखी थी और कड़ा प्रसाद बना रहा था गुरुजी का। तो उनका जब फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे मैसेज देने की बड़ी कोशिश करी गुरु महाराज का, जो गुरु महाराज ने कहा, लेकिन मैंने समहाउ गुरु महाराज की लीला, मैंने उनकी बात सुनी ही नहीं। और मैंने उनको बताया कि मैं सत्संग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ, और मेरे को कड़ा प्रसाद बनाना नहीं आता, मैं फर्स्ट टाइम पता नहीं सेकंड टाइम बना रहा था उस समय, तो मैं अभी बहुत सत्संग कर रहा हूँ, गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ करो। मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी, जो मैसेज गुरुजी ने मेरे को उनको बोला देने के लिए, मैंने सुना ही नहीं, मैं बस अपनी धुन में लगा रहा, मैंने सत्संग किया। उसके बाद जो मेरी राखी सिस्टर हैं यहाँ जैक्सनविल में, उनका भी फ़ोन एक दिन आया सुबह मेरे को, नेक्स्ट डे एक्चुअली, तो आया कि भाई आप ना अरदास अपनी डबल ट्रिपल कर दो। और उनको भी इंडिया में आंटी ने कहा था कि उनको बताओ कि उनकी मॉम क्रिटिकल कंडीशन में है, उनको बचना मुश्किल है, लेकिन वो भी मुझे बता नहीं पाई वो मैसेज। और उन्होंने कहा कि आप अपनी अरदास डबल ट्रिपल कर दो गुरुजी के आगे, आप अड़ जाओ गुरुजी, आपने बस मेरी मॉम को आपने ही ब्लेस करना है। तो मैं ऐसे ही लगा रहा बेसिकली। तो वेडनेसडे मॉर्निंग जब मेरी मॉम आईसीयू में थी तो उनको होश आया, तो उन्होंने अपना राइट आर्म, अपनी राइट बाजू और राइट लेग को हिलाया। और मेरी भाभी ने जब वो देखा तो उनको बड़ा हैरानी हुई कि 2 दिन से तो मेरी मॉम बेहोश थी, और जब भी होश आया तो उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी राइट साइड में। तो वेडनेसडे मॉर्निंग को जब उन्होंने देखा कि मेरी मॉम ने बाजू भी हिलाई है राइट वाली और लेग भी हिलाई है, तो वो डॉक्टर के पास गई भागी, डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर को बोला कि आपने तो कहा था कि इनका पैरालिटिक है और ये कब ठीक होगा पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको राइट आर्म में और राइट लेग में मूवमेंट देखी है, आप प्लीज़ आके चेक करो। तो डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ, और डॉक्टर आया और उन्होंने उस वक्त मॉम जो है वो बातचीत कर रही थी, और ट्यूसडे को उनका थोड़ा मुंह भी थोड़ा टेढ़ा था, क्योंकि पैरालिटिक अटैक के बाद थोड़ा सा मुंह भी आपका टेढ़ा हो जाता है, तो वो भी टेढ़ा था। तो जब वेडनेसडे को जब डॉक्टर ने बात करी तो मेरी मॉम का जो फेस है वो भी ठीक था, और जो वो बात कर रही थी तो वो भी ठीक था, जिब्रिश नहीं था, और समझ पा रही थी, बिल्कुल क्लियर बात कर रही थी। और डॉक्टर ने बोला कि अपनी राइट जो आर्म है वो मूव करो, राइट लेग मूव करो। उन्होंने राइट आर्म भी मूव करी, राइट लेग भी मूव करी, फोल्ड भी करी। फिर उस डॉक्टर ने बोला कि आप मेरा हाथ जो है वो अपने राइट हैंड से दबाओ, स्क्वीज करो, ताकि मैं देखूं कि कितनी जान है उसके अंदर। उन्होंने जब पकड़ा मेरी मॉम ने, तो मेरी मॉम जब पकड़ती हैं तो थोड़ी स्ट्रांग ही है, तो उन्होंने अच्छे से डॉक्टर का हाथ दबाया अपने राइट हैंड से। तो उसने बोला कि मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा है कि 2 दिन पहले जो लेडी बेहोश हो, अनकॉन्शियस हो 2 दिन तक, और जिसके ब्रेन क्लॉट पास हुआ है, एमआरआई में आया है, और पैरालिटिक अटैक हुआ है, 2 बार कंफर्म किया है, 2 बार टेस्ट किया है, और तीसरे दिन वो उठती हैं और सब कुछ नॉर्मल है। ये तो मिरेकल है। ये मिरेकल कैसे हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी मॉम बहुत 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 बेटर है, एंड शी इज़ ओके।
तो आज हम इनको लिक्विड डाइट पे डालेंगे। तो उन्होंने वेंसडे को लिक्विड डाइट दी और मॉम का ऑक्सीजन निकाल दिया। और थर्सडे मॉर्निंग गुरुजी का दिन, मॉम पहले से बहुत बेटर और बातें कर रही हैं पूरी जैसे नॉर्मल होते हैं। तो डॉक्टर ने उनको आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया और उनको सेमी सॉलिड फूड देना शुरू किया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरु महाराज की जो कृपा है वो बहुत 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 ज़बरदस्त होती है। फ्राइडे मॉर्निंग उठी हैं वो और सारी बातचीत करी है, डॉक्टर ने आके सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और उन्होंने बोला 11 साढ़े 11 बजे कि आप मॉम को घर लेके जा सकते हो, शी इज़ गुड टू गो। ये सिर्फ गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ही हो सकता है कि 2 दिन बंदा बेहोश हो, पैलिक अटैक हुआ हो, फ्राइडे को 11 साढ़े 11 बजे वो डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से और अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ गुड विद हर। ये सब जस्ट गुरु महाराज की ब्लेसिंग है और कुछ नहीं। और जनवरी 6, 2021 अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुरु जी ने मुझे भी एक नई लाइफ ब्लेस करी। जनवरी 6, 2021 शाम को मैं चिकन ग्रिल करता हूँ और चिकन ग्रिल कर रहा हूँ अपना पैने काम था। तो कुछ गुरबानी चलती रहती है, तो मैं गुरबानी सुन रहा हूँ अपनी और ग्रिल कर रहा हूँ और 25 मिनट हो गए, आई थिंक ऑलमोस्ट चिकन ग्रिल हो गया काफ़ी हद तक। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा रह गया 5 मिनट, मैंने सारी जो नॉब्स हैं ग्रिल की वो लो पे कर दिया। मैं शब्द गुरबानी सुन रहा हूँ अपने हेडफोन्स में और पूरा मस्त हूँ। एकदम से मेरी आँख खुल, मैं देखता हूँ कि अब है वो काफ़ी ऊपर आ रही हैं पीछे की साइड से। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो गैस के जो बर्नर्स हैं सारे वो लो पे कर रखे हैं, तो आग की लपटें कैसे आ रही हैं ऊपर पीछे की साइड से, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने फिर जो ग्रिल का ढक्कन उठा के देखा तो सारी जो बर्नर्स हैं वो तो लो हीट पे ही हैं बेसिकली, लेकिन ग्रिल के नीचे से आग की लपटें ऊपर आ रही हैं। तो फिर मुझे लगा कि जो गैस का सिलेंडर होता है उस वाले सेक्शन में जो कि नीचे पड़ा होता है उस सेक्शन में मुझे लगता है शायद आग लगी है। और मैंने वो जो डोर्स खोले उस सेक्शन के और वहाँ पे आग, क्योंकि वहाँ पे मेरे ग्रिल के टूल्स पड़े थे, बैग पड़ा हुआ था, ग्रिल का पूरी किट थी और ग्लव्स पड़े हुए थे जो हम ग्रिल के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आग लग गई। कैसे लगी मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं शब्द गुरबानी सुन रहा हूँ और मेरे हिसाब से तो चिकन अपना बन गया था। मैंने फटाफट उस समय देखो कि गैस के सिलेंडर के आसपास एक स्पार्क भी हो जाए, एक चिंगारी भी हो जाए तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। उस समय 5 से 7 मिनट हो चुके थे ऑलरेडी जब तक मुझे पता लगा कि आग लगी हुई है गैस सिलेंडर के वाले सेक्शन में और गैस का सिलेंडर नहीं फटा फटाफट। और गुरुजी ने मुझे उस समय कोई पैनिक अटैक भी नहीं होने दिया, क्योंकि कई बार होता है कि आप पैनिक मोड में आ जाते हो, पैनिक मोड में आने के बाद आप डिसीजन नहीं ले पाते हो कि क्या करना ठीक है क्या गलत है। तो मैंने फटाफट बेसिकली जो जिन चीज़ों में आग लगी हुई थी वो जो एक पकड़ जो होती है उसी से मैंने उनको बाहर निकाला और थोड़ा सा आग अभी वाले जो पार्ट्स हैं वो रह गए थे। मेरे को एकदम गुरु महाराज ने थॉट दिया कि मैं गैस का सिलेंडर का जो मेन वॉल्व है उसको मैं बंद कर देता हूँ टाइट, ताकि कुछ और ना गड़बड़ हो जाए। तो मैंने उसको बंद किया, फिर बाकी मैंने आग भी सारी की सारी जिन चीज़ों में लगी थी वो बाहर निकाली उस सेक्शन से। और फटाफट मैंने अपने बेटे को बोला कि मेरे को पानी ला के दे, तो 2 बार पानी ला के दिया तो आग बुझी वो। और मैंने काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में वो फोटोज़ भी डाली हैं ग्रिल की और आग लगी हुई चीज़ों की और सिलेंडर की। सिलेंडर के ऊपर भी ब्लैक मार्क जो आग के होते हैं वो अच्छी खासी आग के होते हैं, वो हैं अभी भी। और मैंने काफ़ी ग्रुप्स में भी शेयर करे हैं वो पिक्चर्स। और जो जिस कंपनी से मैंने ऑर्डर किया था ग्रिल, उसके बंदे को भी मैंने बुलाया और मैंने उसको दिखाया सब कुछ। उसने भी एक बात बोली कि आपके ऊपर किसी ना किसी गॉड की तो ब्लेसिंग है, क्योंकि इतनी आग के बाद भी सिलेंडर कैसे नहीं फटा वो उसकी समझ से बाहर है। और अगर गुरु महाराज मेरे अंग संग ना होते तो सिलेंडर 2 मिनट की आग में ही फट सकता है, और 5 से 7 मिनट और इतनी 1-1.5 फुट की आग थी उसके साइड पे, उसमें सिलेंडर का ना फटना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर सिलेंडर फटता तो मैं बिल्कुल ग्रिल के साथ में था, आई वुड हैव डाइड। और जो घर हैं वो नहीं तो सारे वुडन ही होते हैं, तो घर में भी आग लगती थी और बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर हो सकता था। लेकिन जब गुरु महाराज अनसन हो तो डिज़ास्टर हो नहीं सकता। तो ये एक इम्पॉसिबल सा जो चीज़ है वो, लेकिन गुरु जी के लिए सब पॉसिबल है। हमारी हर पल हर क्षण गुरु महाराज अनसंग रह के हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और ये किसी लोग जो हैं मेरे जो नोन हैं लोग वगैरह मुझे मिरेकल बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि मेरा कुछ नहीं होता, गुरु महाराज की ब्लेसिंग होती है। तो जो शब्द गुरु महाराज मुझे ब्लेस करते हैं, अभी भी ब्लेस करते हैं। मैं अप्रैल 2020 में जब मैं वापस आया था इंडिया से, तो मेरी भाभी गुरुजी के पास बैठी पाठ कर रही थी। तो उनको गुरुजी ने थॉट दिया कि हम एक जितने भी गुरु महाराज ने ब्लेस किए हैं मुझे शब्द, वो हम संगत तक पहुंचाएं।
तो उसके लिए एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो। तो भाभी का मुझे फ़ोन आता है, उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करो और जो सत्संग आपने गुरुजी ने ब्लेस किए हैं उनको संगत के साथ शेयर करो। तो मैंने बोला उनको कि मुझे पता नहीं है यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने कभी किया नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी के पाठ के टाइम पे थॉट गुरुजी ने दिया है और हमें करना है, ये गुरुजी का हुक्म है। तो मैंने फिर सारा रिसर्च करके देखा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और हमने गुरुजी का जो है शब्दों का यूट्यूब चैनल बनाया। हो सकता है कि कुछ लोग आप शायद शब्द उस पर सुनते भी हो। जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है गुरुजी सोलफुल शब्द। और जब हमने वो बनाया तो हमने सोचा कि जो टैंपा की संगत है शायद वो सुनेगी, और हो सकता है कुछ लोग जो हमें जानते हैं इंडिया में भी, वो भी शायद थोड़े से सुनेंगे, क्योंकि वो शब्द सारे नए हैं और वो बड़े मंदिर में भी शायद नई संगत में सुने होंगे, छोटे मंदिर में भी नहीं सुने होंगे और सत्संग में भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि मोस्टली 40-50 जो शब्द हैं मोस्टली वही चलते हैं हर जगह पे। तो हमें लगता था कि हो सकता है कि 10-12 लोग सुनेंगे, लेकिन क्योंकि गुरुजी ने हुक्म दिया है और हमें करना है तो हमने वो किया। लेकिन आज आई थिंक 1040 से ज़्यादा संगत जो है वो सुनती है उन शब्द को, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी अपने आप जो ब्लेसिंग्स हैं अपने आप पहुंचाते हैं, और अभी भी संगत जुड़ रही है और ब्लेसिंग्स ले रही है। जितना शब्द गुरबानी हम सुनते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि उसने ही आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, उसने ही कर्म कटते हैं। चाहे गुरबानी समझ में आती है या नहीं आती है, हमें सुननी चाहिए। तो अब जो भी गुरु महाराज ब्लेस करते हैं शब्द, मैं एक शब्द हर रोज़ अपलोड करता हूँ गुरुजी सोलफुल शब्द यूट्यूब चैनल पे, और बहुत बहुत संगत तक पहुँच रही है गुरबानी, और बहुत संगत कनेक्ट भी हुई है। तो पहले जो मेरे को कभी फील नहीं होता था कि हम देवी देवता को पहले भी पूछते थे, लेकिन कभी फील नहीं होता था कि रब होता है बेसिकली। लेकिन अब गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि अब हर पल हर क्षण फील होता है कि गुरु महाराज हमारे अंसंग है, हमारे साथ में है और रब है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम पेरेंट्स जो भगवान को मानते हैं, हम भी उन्हीं भगवान को मानते हैं, लेकिन आपको एक कंफर्मेशन नहीं होती है, एक आपको फील नहीं होता है कि रब आपके अंसंग है। लेकिन गुरु महाराज के साथ जुड़ने के बाद आपको हर पल हर वेले हर क्षण आपको कि हमारे पिता, हमारे गुरुजी, हमारे अंसंग, और बहुत प्यारी प्यारी संगत से मिलने का मौका मिला। और जो राखी सिस्टर्स मैंने आपको बताया, वो पहले गुरु सिस्टर्स थी, गुरु परिवार था, अब राखी सिस्टर हैं। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि क्योंकि मेरी कोई सिस्टर नहीं है वैसे, लेकिन बहुत प्यारी सिस्टर्स दी हैं गुरु महाराज ने। तो गुरु महाराज कैसे कनेक्ट करते हैं संगत को, और कैसे आपको उनका कोई ना कोई रीज़न होता है और जो हमें पता नहीं है, और हमें पता करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, गुरु महाराज आपकी लाइफ में बहुत सारे पे गुरु संगत को कनेक्ट करते हैं और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो आई थिंक मेरी अभी तक की जो जर्नी है गुरु महाराज के साथ, वो आगे गुरु महाराज कितनी ब्लेसिंग देंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। महाराज की लिस्ट में नई संगत और पुरानी संगत नहीं है कि हम कब नहीं जुड़े हैं। गुरु महाराज जानते हैं हम कब जुड़े हैं, कब नहीं जुड़े हैं। तो बस फेथ और ट्रस्ट जो है, सिमरन, ट्रस्ट, जो ये दो तीन चीज़ जो हैं करने में बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हमें हर रोज़ कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम अपना फेथ और अपना ट्रस्ट पक्का रखें गुरु महाराज पे। स्टॉर्म्स जो हैं वो लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन उन स्टॉर्म्स में, उन मुश्किल वक्त में गुरु महाराज आशीष बन के आते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये मेरी खुद की जर्नी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ अभी रिसेंटली मेरी मॉम को भी नई लाइफ ब्लेस करी और मुझे भी नई लाइफ ब्लेस करी है। और सारी संगत पे बहुत बहुत कृपा है गुरु महाराज की, और वही हमें प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लेस करते हैं। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमस्कार। जय गुरु जी।